प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो लेसन संख्या तो 7 चल रहा है, इसमें अपना आज का जो टॉपिक है यह आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी को हम आयनन विभव भी कहते हैं। इस नाम से भी हम लोग पूछ सकते हैं कि आयनन विभव क्या या आयनन एंथैल्पी क्या है। ठीक है, तो आयनन जो एंथैल्पी है इसकी जो मतलब परिभाषा है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी हमने ये एग्जांपल पढ़ा है, मतलब ये सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। अब ये जो सोडियम है ये क्या करता है? अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो यहाँ देखिए Na 2, 8, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। ये यहाँ दिखाओगे आप, त्याग। ठीक है, अब ये देखो, ये सोडियम है, यहाँ प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? यहाँ बिल्कुल समान है। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 11 यहाँ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, तो प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम है, तो ये धनायन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये उदासीन परमाणु है। इसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन परमाणु। ये है धनायन। ठीक है, अब देखिए आयनन एंथैल्पी की परिभाषा क्या है? किसी उदासीन गैसीय परमाणु के, किसी उदासीन गैसीय परमाणु के, मतलब गैसीय अवस्था में हम जी लिख देते हैं यहाँ। किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब जितनी ऊर्जा हम इसको देंगे, यही ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। और इसी घटना को क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी, मतलब आयनन विभव। परिभाषा एक बार पुनः सुनिए। किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए इसे जितनी ऊर्जा हम देंगे, या इसको जितनी ऊर्जा चाहिए, या इसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, इस ऊर्जा को कहा जाता है आयनन ऊर्जा, और इस घटना को कहा जाता है आयनन एंथैल्पी। यह आयनन एंथैल्पी की परिभाषा। ठीक है, देखो ये कोई परमाणु है, उसका ये नाभिक है। नाभिक के बाहर ये बाह्यतम कोश है, मान लिया। बाह्यतम कोश में ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस नाभिक का प्रभावी आवेश लग रहा है, मतलब ये नाभिक है, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के मतलब रखा हुआ इसने, अपनी ओर आकर्षित कर रखा इसने। इस इलेक्ट्रॉन को हम इस नाभिक से पृथक करना चाहते हैं, मतलब अलग करना चाहते हैं, तो ये नाभिक आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को पृथक नहीं होने देता है, मतलब ये अपनी ओर इसे खींच करके रखा हुआ है। तो इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस नाभिक को क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा देनी पड़ती है, मतलब इसे हम रिश्वत देंगे। रिश्वत के रूप में क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। जब इस नाभिक को हम ऊर्जा देंगे तब जाकर ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? छोड़ेगा, मतलब नाभिक अपना जो आकर्षण बल है वो इससे कम करेगा, हटाएगा, जिससे फिर हम आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तो समझ गए कि आयनन एंथैल्पी क्या है। एक बार पुनः सुनो। किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, या जितनी ऊर्जा की इसे आवश्यकता है, यही ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी। और इस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन पृथक कर रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रथम आयनन ऊर्जा है। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन पृथक करेंगे तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से पृथक नहीं होगा, तो उसको पृथक करने के लिए हमें ऊर्जा और ज़्यादा देनी पड़ेगी इस सोडियम परमाणु को, मतलब इस नाभिक को। ऊर्जा और अधिक देंगे तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन पृथक होगा। तो जितनी ऊर्जा हम दे रहे हैं वो द्वितीयक आयनन ऊर्जा है। इसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम पृथक करना चाहते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए हमें इसे ऊर्जा और ज़्यादा देनी होगी। तो जो ऊर्जा हम दे रहे हैं वो तृतीयक आयनन ऊर्जा कहलाएगी। तो एक बात ध्यान रखना, जो प्रथम आयनन ऊर्जा है इसका जो मान है वो कम होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा द्वितीयक आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, द्वितीयक आयनन ऊर्जा। और द्वितीयक आयनन ऊर्जा से अधिक मान किसका होगा? तृतीयक आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, तृतीयक आयनन ऊर्जा। या यूँ समझो, प्रथम जो आयनन विभव है, प्रथम आयनन एंथैल्पी से ज़्यादा किसका मान होगा? द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मान। और द्वितीयक आयनन एंथैल्पी से अधिक मान किसका होगा? तृतीयक आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं। ये जो ऊर्जा दी जा रही है, इस ऊर्जा को किलोजूल प्रति मोल में मापा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं जो ऊर्जा दी जा रही है इसे किस में मापा जाता है? किलोजूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यह आयनन एंथैल्पी। अब इस पे प्रश्न क्या बनता है आगे? इस पे आगे प्रश्न ये बनता है कि जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। मतलब आवर्त में जब बाएं से दाईं चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा या बढ़ेगा, ये पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना, आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, बढ़ता है। इसी प्रकार प्रश्न पूछते हैं वर्ग में, किसी भी वर्ग में, जैसे पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, 18वें वर्ग में, मतलब वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी वर्ग में तो आयनन जो एंथैल्पी का मान है वो क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछेंगे आवर्त में आयनन एंथैल्पी का मान घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। तो इसका कारण बताओ क्यों बढ़ता है? वर्ग में आयनन एंथैल्पी का मान घटता है तो क्यों घटता है, इसका कारण क्या है? तो इसे समझने के लिए देखिए, आपको मैंने परमाणु त्रिज्या पढ़ाई थी, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार। आपको बताया था जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्यों घटती है परमाणु त्रिज्या? क्योंकि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिक के जो आवेश है इलेक्ट्रॉन पे जो लग रहा है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रभावी नाभिक के आवेश क्या करेगा? बाह्यतम कोश को या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो बाह्यतम कोश नाभिक की तरफ खींचा आएगा, तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या होगी? कम होती जाएगी, ठीक है। तो आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, मतलब नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी कम होती जाती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ता है आवर्त में, ठीक है। अब देखो, आवर्त में आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता क्यों है? जैसे मान लो ये नाभिक है, ये बाह्यतम कोश है, क्या है? बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है। ये हम बात करते हैं लिथियम की। इसी प्रकार जैसे ये बेरिलियम है, क्या है? बेरिलियम। ये बेरिलियम के परमाणु का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये नाभिक है, ये बाह्यतम कोश है, इनके बीच की दूरी ज़्यादा है। यहाँ क्या हो रहा है? नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या है? कम हो रही है। तो यहाँ क्या है? इस इलेक्ट्रॉन पे इस नाभिक का जो प्रभावी आवेश है वो क्या है? कम है या ज़्यादा है?
ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर ज़्यादा है। नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी ज़्यादा है, तो इस नाभिक का प्रभावी आवेश इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है, मतलब दूरी ज़्यादा है तो कम है। यहाँ क्या है, नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या है, नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी कम हो गई। दूरी कम हो गई तो इस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का प्रभावी जो आवेश है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह क्या होगा, हम बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में, तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी कम होती जाएगी। बीच की दूरी कम होगी तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के नज़दीक आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस नाभिक का जो प्रभावी आवेश है, जो आकर्षण बल है, वो ज़्यादा लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, इस परमाणु से आसानी से पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए इसे अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब इसको अधिक ऊर्जा देंगे तब इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से पृथक कर सकते हैं। तो जब ऊर्जा का मान ज़्यादा है, मतलब ऊर्जा ज़्यादा देनी होगी, तो इसका मतलब आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। जो ऊर्जा हम दे रहे हैं वही तो आयनन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी। तो यहाँ ऊर्जा हम ज़्यादा दे रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए, तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। किसमें, आवर्त में। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका मान घटता है, आयनन एंथैल्पी का मान। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नाभिक के बाहर कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु की संरचना है, ये नाभिक है, ये इसका बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। ये किसकी है, ये मतलब हाइड्रोजन परमाणु की स्ट्रक्चर है। फिर ये लिथियम की है, ये बाह्यतम, ये मतलब पहला कोश है, ये दूसरा कोश है। ये सोडियम है, ये नाभिक है, ये प्रथम कोश, ये दूसरा कोश, ये मतलब तीसरा कोश। क्योंकि सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 8 1, तो इसमें 3 कोश होते हैं। लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 1, तो इसमें 2 और 1 2 कोश हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ही कोश में होगा, पहले कोश में K में। तो इसमें देखो एक कोश है, यहाँ कोश की संख्या 2 हो गई, यहाँ कोश की संख्या 3। ऐसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोशों की संख्या बढ़ेगी, कोशों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो ये जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पे इस नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये इसके नज़दीक है नाभिक के, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं, अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। कहने का मतलब, यहाँ देखो नाभिक और बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन पे इस नाभिक का जो प्रभाव है थोड़ा कम हो गया, तो यहाँ ऊर्जा हमें कम देनी पड़ेगी इसको पृथक करने के लिए। यहाँ देखिए कोशों की संख्या 3 हो गई, बढ़ गई मतलब। तो ये जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, इस पे इस नाभिक का जो प्रभाव है वो और क्या हो गया, कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये बीच की दूरी बढ़ गई, बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये बाह्यतम कोश नाभिक से दूर जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का प्रभाव भी क्या होगा, कम होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को मतलब निकालने के लिए हमें ऊर्जा बहुत ही कम देनी पड़ेगी, मतलब आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को हम पृथक कर सकते हैं। तो ऊर्जा कम दे रहे हैं, इसका मतलब आयनन एंथैल्पी का मान घट रहा है। जो ऊर्जा कम देंगे वही आयनन एंथैल्पी है। तो आवर्त में तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है और वर्ग में आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। तो ये क्वेश्चन आयनन एंथैल्पी पे बनते हैं। तो एक तो आयनन एंथैल्पी की परिभाषा याद रखना, और एक ये 2 प्रश्न बनते हैं कि आवर्त में और वर्ग में आयनन एंथैल्पी के मान में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यह है अपना टॉपिक आयनन एंथैल्पी। ठीक है, आगे देखिए, अगला अपना जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या नाम है? इसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, इसकी जो परिभाषा है वो आयनन एंथैल्पी के बिल्कुल विपरीत है। आयनन एंथैल्पी में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से
इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा हम दे रहे हैं तो वो है आयनन एंथैल्पी। और यहाँ क्या है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में जुड़ेगा तो वो परमाणु ऊर्जा का क्या करेगा, त्याग करेगा, उत्सर्जन करेगा ऊर्जा का। तो जो ऊर्जा निकल के बाहर आ रही है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये क्लोरीन है, 17 नंबर पे है परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287, ठीक है। अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये गैसीय अवस्था में है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये ऋणायन में परिवर्तित हो गया, 2 8 8 अष्टक पूरा हो गया और ये ऋणायन में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब देखिए परिभाषा सुनो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा बाहर जा रही है, उत्सर्जित हो रही है, इसी ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो ये आयनन एंथैल्पी के बिल्कुल के विपरीत है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा, ठीक है। इसमें भी प्रश्न बनता है कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ेगा घटेगा, तो आवर्त में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। और वर्ग में पूछेंगे इसका मान घटेगा बढ़ेगा, तो वर्ग में इसका मान क्या है, घटता है। अब इसका जो कारण है वो वही है जो हमने पीछे आयनन एंथैल्पी में पढ़ा था, मतलब आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, वर्ग में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, प्रभावी नाभिक आवेश कम होता है, इसके कारण इनका मान बढ़ता और घटता है, ठीक है। तो यह है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तीसरा जो टॉपिक आता है वो अपना आता है विद्युत ऋणता। क्या, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। विद्युत ऋणता क्या है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है, इसी का नाम विद्युत ऋणता है। मतलब कोई अणु है और उस अणु के अंदर मतलब 2 परमाणु हैं और उन परमाणु के बीच में बंधित इलेक्ट्रॉन हैं। उन बंधित इलेक्ट्रॉनों को जब परमाणु अपनी ओर आकर्षित करता है, उन बंधित इलेक्ट्रॉनों को जब कोई परमाणु अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, तो उसको आकर्षित करने की उसकी जो शक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। तो विद्युत ऋणता की सर्वोच्च परिभाषा यही है कि किसी परमाणु द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना, और आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी प्रश्न यही बनता है कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता के मान में क्या परिवर्तन होता है। इसी प्रकार प्रश्न बनता है वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखना, आवर्त में विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है जबकि वर्ग में विद्युत ऋणता का मान घटता है। मतलब वही है जो हमने आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में हमने पढ़ा था, उसका मतलब जो कारण है बढ़ने और घटने का, यहाँ भी यही कारण है, ठीक है। तो यह है विद्युत ऋणता। एक प्रश्न बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, ये प्रश्न काफी बार पूछ लेते हैं। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें उसका जो 17वां जो वर्ग है, और 17वें वर्ग में ये तत्व पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। 17वें वर्ग के ये तत्व हैं। इन तत्वों को हम हैलोजन तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये धातु से क्रिया कर हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो ये हैलोजन तत्व हैं। इनका याद करने का तरीका ऐसे भी है, फिर कल बारात आएगी आंटी, या फिर कल बाहर आएगी आंटी, ठीक है। इस तरह भी हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये 17वें वर्ग में जो तत्व हैं, इनमें जो ऊपर का जो तत्व है
कौन? फ्लोरीन। इसकी जो विद्युत ऋणता है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। अब फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इनसे ज़्यादा क्यों है? तो इसका कारण वही है कि फ्लोरीन में क्या होता है कि नाभिक और बाह्यतम कोश के जो बीच की दूरी है वो कम होती है। बीच की दूरी कम होगी तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का प्रभाव क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, यही कारण है। और जो हम नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का प्रभाव कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? फ्लोरीन की। ये जो फ्लोरीन जो तत्व है इसकी विद्युत ऋणता इन सभी तत्वों से क्या ज़्यादा है। ठीक है, तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता का मान क्या है? कम होता जाता है, मतलब घटता जाता है। तो ये अपना टॉपिक है विद्युत ऋणता। तो ये आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, ये तत्वों के क्या आवृत्ति गुण है। ठीक है, तो इनमें से मतलब बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न बना करके पूछ लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में इतना काफ़ी है। इससे आगे का जो मतलब भाग है वो हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में लेंगे। धन्यवाद।